टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, सेल बायोलॉजी से है। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी थोड़ी सी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल है क्या और डिस्कवर किसने किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल की जो स्टडी है वो जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, वो किस चीज का बना हुआ है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, उसके अंदर क्रोमोसोम किस तरह से है, डीएनए किस तरह से है। तो वो सारा जो है उसकी स्टडी को जो हम कहते हैं ना, वो साइटोलॉजी है। ठीक है, लॉजी मीन के स्टडी है और साइटो मीन सेल होता है, साइटो सेल को कहते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले स्टडी की गई थी, जिसने डिस्कवर किया था इसको 1665 में किया था, रॉबर्ट हुक ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना एमसीक्यूज है कि किसने इसको डिस्कवर किया था सेल को, तो वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। और उसने डिस्कवर कैसे किया था, उसने माइक्रोस्कोप में देखा था और उसने कहा था कि ये जो सेल है ये चैम्बर्स की तरह नजर आता है, कि काफी सारे सेल्स पड़े हुए हैं किसी भी चीज के। तो उसने देखा था कि ये जो है खाने जैसे होते हैं ना, उस तरह से ये शो होते हैं। और 1665 से 1675 तक इसकी डिस्कवरी चलती रही थी। और वो किसने की थी, एंटन वैन लीeuwenhoek ने की थी। और उसकी इन्वेंशन जो है जब माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हुई थी, माइक्रोस्कोप इजाद हुई थी, तो उसके बाद जो है इसकी स्टडी और से ज्यादा होती गई कि काफी सारे साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की। और उसके बाद जो है दो साइंटिस्ट थे, श्लाइडन और स्क्वान। इन दोनों ने जो है इसकी स्टडी की थी कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो सेल से बन के मिल के बनते हैं। उसके बाद है कि सेल, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब जो है सेल से मिलके बनते हैं सारे। इनके अंदर सेल के अंदर काफी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं। और ये यूनिसेलुलर में भी होते हैं और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो एक सिंगल सेल से मिलके बनते हैं, बहुत ही माइक्रो से ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि हम उनको आम आंख से देख भी नहीं सकते। और मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए सॉरी। तो ये सारे जो हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं कि काफी सारे सेल्स जो हैं मिलके टिश्यू बना रहे होते हैं और टिश्यू आगे ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन मिलके जो है वो पूरा एक बॉडी, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। और सेल की डिवीजन जब होती है तो सेल जो है, पहले से कोई सेल मौजूद है, ठीक है, उससे फिर आगे डिवीजन होती रहती है कि पहले एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है कि पहले से कोई एग्जिस्ट कर रहा होता है सेल, उसके आगे डिवीजन होती रहती है। तो वो 2 से 4, 4 से 8 और इस तरह 8 से 16, इस तरह सेल जो है डिवाइड होते रहते हैं और नए से नए सेल जो है वो बनते रहते हैं। और फिर पिछले जो सेल है वो खत्म होते रहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो है, वो कहते हैं कि एक छोटा सा सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है। एक सेल से जो है लाइफ स्टार्ट होती है और फिर आगे सेल की डिवीजन होती रहती है और एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि जो है, सबसे पहले है कि सेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एक छोटा सा सेल भी देख लें तो उसके अंदर अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर काफी सारे ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं। और ये ऑर्गेनेलिज जो है सारी इकट्ठी जो है डिफरेंट, जितने भी ऑर्गेनिजम्स ले लें, प्लांट सेल ले लें, एनिमल सेल ले लें, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है, जैसे एनिमल सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज थोड़ी डिफरेंट होंगी और प्लांट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होंगी वो थोड़ा डिफरेंट होंगी। उसके बाद है सेल कंटेन अ जेनेटिक ब्लूप्रिंट एंड मशीनरी टू यूज इट। सेल के अंदर जेनेटिक जो है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होता है, जो एक मशीनरी के तौर पे काम करता है कि आगे सेल की जो डिवीजन सारी होती है ना, वो इन्हीं जेनेटिक जो बेसिस होती हैं उनकी वजह से हो रही होती है। और वो होती कहाँ पे है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है। उसके बाद है कि जीन्स की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो सेल के अंदर ही बन रही होती हैं कि कहाँ पे प्रोटीन बनानी है, ये प्रोटीन जो बनती है वो कहाँ पे भेजनी है, कहाँ पे सेल ने डिवीजन होना है, कहाँ पे सेल की डिवीजन रुक जाती है। ये सारा जो है ना वो डीएनए जो है इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो जो सारी डिवीजन हो रही होती है। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है, एक सेल के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले जाता है और उसको कहते हैं कि ये म्यूटेशन हो गई है।
उसके बाद है कि सेल अराइज कहाँ से होते हैं। तो सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आगे डिवाइड होते रहते हैं और नए से नए सेल बनते रहते हैं। एक मदर सेल होता है, जो पहले से सेल मौजूद होता है ना, उसको कहते हैं कि ये मदर सेल है। और सेल की आगे डिवीजन होती रहती है, तो वो डॉटर सेल्स बनाते रहते हैं। और वो डॉटर सेल्स फिर आगे एज ए मदर सेल के तौर पे काम करते हैं। जब वो मेच्योर हो जाते हैं और वो आगे फिर डिवीजन करके डॉटर सेल बना देते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, सेल की डिवीजन होती रहती है, नए से नए सेल बनते हैं और पिछले जो है वो खत्म होते रहते हैं। अब जो सेल जो होते हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती किस तरह से है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। माइटोसिस मेयोसिस होता है। जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो माइटोसिस होती है। और जो मेयोसिस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये भी आप दो मेन चीजें हैं, इनको याद रख लेना। उसके बाद उसका आगे जो है दिखाया हुआ है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वो वन पेरेंट होती है। उसके लिए दो पेरेंट्स रिक्वायर नहीं होते, एक ही पेरेंट के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन हो रही होती है। और उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती। कोई भी आगे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा होता। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म पैदा पैदा होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर है और बहुत जल्दी हो जाती है। उनका जो टाइम पीरियड है ना रिप्रोडक्शन का, बहुत ही फास्ट होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये टू पेरेंट्स होती है। इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ जाती हैं। जैसे मदर पेरेंट से जो है ऑफस्प्रिंग बन रहा होता है, बेबी जो भी बन रहा होता है, उनके अंदर वेरिएशन आती हैं। और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आगे ऑर्गेनिज्म बनता है, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर है। और उसके बाद उनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और फिर ये होता भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है। जो ये रिप्रोडक्शन होती है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद उन दोनों का जो सेम जो है ना, कि उन दोनों में होता क्या बनता क्या है। तो ये दोनों ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे होते हैं। ऑफस्प्रिंग कह लो कि जैसे नेक्स्ट बेबी बनता है, उसको कहते हैं कि ऑफस्प्रिंग है। और ये ग्रो होता है, डिवेलप होता है, और उसके बाद जो है डीएनए को यूज करते हैं और न्यू लाइफ जो है वो बना देता है। उसके बाद है सेल एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी। प्लांट सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में जाते हैं और क्या करते हैं कि जो लाइट आती है सूरज से, उसको, और जो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, दोनों को यूज करके ग्लूकोज बना रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे होते हैं, और उसके साथ साथ एनर्जी भी पैदा करते हैं। और ये जो है क्या करते हैं कि मोस्ट सेल जो है वो रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन कह लो कि सांस लेने का जो अमल है, ये ऑक्सीजन को बाहर भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेना, इस प्रोसेस को कहते हैं कि रेस्पायरेशन है। जैसे हम ह्यूमन है या एनिमल्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज रहे होते हैं और ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन को जो है बाहर इनहेल कर रहे एक्सहेल कर रहे होते हैं। उसके बाद है सेल कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेल के अंदर जो है काफी सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं। वो एनाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिज्म होता है, मेटाबोलिज्म जो है, सारे रिएक्शंस जो हैं। मेटाबोलिज्म कहते हैं कि सारे रिएक्शंस जो हैं वो सेल के जरिए हो रहे होते हैं। कोई भी चीज न्यू बन रही है या कोई भी चीज जो है टूट रही है, तो अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि एनाबोलिज्म हो रहा है। ठीक है। और अगर जो है बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और वो छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवीजन हो रही है उनकी, तो इसको कहते हैं कि ये कैटाबोलिज्म। ये आगे प्रोसेस भी दिखाया हुआ है कैटाबोलिज्म का, कि लार्जर मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को यूज कर रहा है, एनर्जी बाहर भेज रहा है, एनर्जी से बाहर निकल रही है, और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो है वो डिवीजन हो रही है उसकी। उसके बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को लेते हैं बाहर से, और एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है लार्जर मॉलिक्यूल बना देते हैं। उसके बाद है सेल कैन एंगेज इन मैकेनिकल एक्टिविटीज। कि सेल जो हैं वो मूव कर सकते हैं। एक और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मूव कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती कौन कौन सी हैं। सेल कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कहते हैं कि कोई भी मैसेज आता है बाहर से, या डीएनए कोई मैसेज करता है कि आपने इस तरह से करना है, तो सेल जो है उसको रिस्पॉन्स करता है कि किस तरह से करना है। उसके बाद केमोटैक्सिक है।
कि किसी केमिकल्स की तरफ जाना, ये तो सेल रिस्पॉन्स, सेल की रिस्पॉन्स होता है कि किसी केमिकल की तरफ जाना है या किसी केमिकल से हटना है, दूर जाना है। या फोटोटैक्सिक है, मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट है, कि जैसे सनफ्लावर होता है, वो सूरज की रोशनी को देख के उसी साइड पे जो है रुख कर लेता है। उसको कहते हैं कि फोटो मीन्स है कि लाइट, तो उसकी मूवमेंट जो है वो लाइट की तरफ हो जाती है। सेल जो, ये सेल के अंदर ही प्रोसेस हो रहा होता है केमोटैक्सिस या फोटोटैक्सिस का। उसके बाद ये हॉर्मोन्स जो हैं उनका रिस्पॉन्सेज सेल के अंदर होता है, या टच रिस्पॉन्सेज के। काफी सारे प्लांट्स का एग्जांपल अगर हम देख लें, तो टच रिस्पॉन्सेज होते हैं कि उनको टच करने से या तो वो बंद हो जाते हैं, या उनके कांटे होते हैं वो बंद हो जाते हैं, इस तरह से। या हमारे अपने रिस्पॉन्सेज होते हैं कि जो है सेल का जो डीएनए है वो फौरन रिस्पॉन्स देता है, या हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो फौरन रिस्पॉन्स देते हैं कि ये गर्म चीज को हम हाथ लगा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ठंडी चीज को हम हाथ लगा रहे हैं। तो ये सारा रिस्पॉन्स वहां पे बन रहे होते हैं। उसके बाद है सेल कैन रेगुलेट एक्टिविटीज। सेल जो है वो कंट्रोल कर सकता है डीएनए सिंथेसिस को और सेल डिवीजन को, कि कितना डीएनए बनाना है, डीएनए कितनी मिकदार में चाहिए, और सेल ने कितना आगे डिवाइड होना है। ये सारा कंट्रोल जो है सेल के अंदर ही हो रहा होता है। जीन रेगुलेशन है, सेल मेक स्पेसिफिक प्रोटीन ओनली व्हेन नीडेड। सेल का जो मेन काम होता है ना, वो प्रोटीन बनाना होता है। और जीन के अंदर, उसके सेल के अंदर जो जीन्स हैं डीएनए के ऊपर, वो रेगुलेट करते हैं कि सेल ने कितनी प्रोटीन बनानी है और उस प्रोटीन को भेजना कहाँ पर है। उसके बाद है सेल आल कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। आगे स्ट्रक्चर्स बताई हुई हैं, जो ऑर्गेनेल्स बताई हुई हैं कि सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है और किस चीज से सेल बनता है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेपरेट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो सेपरेट करती है जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे, सेल को बाउंड कर देती है एक चीज के अंदर। एक वॉल है, उसको कहते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद है इसकी मेजर स्ट्रक्चर्स, जो सेल मेम्ब्रेन का भी मैंने बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। और इसके जो है मतलब अदर सेल्स के साथ कम्युनिकेशन होता है। सेल जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ काफी। हर जो ऑर्गन है वो काफी सारे सेल से मिलके बनता है। तो उनके सेल की आपस में कम्युनिकेशन भी होती है, कि एक सेल के अंदर प्रोटीन बन रही है, वो किसी दूसरे सेल में जा रही है, वो दरम्यान में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वो फिल्टरेबल होते हैं। कुछ चीजों को अपने अंदर सेल अपने अंदर जाने देता है, कुछ चीजों को अपने अंदर नहीं जाने देता। तो इस तरह कम्युनिकेशन होती है सेल्स की अपने जो है दूसरे सेल्स के साथ। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है प्रोवाइड स्टोरेज एंड वर्क एरिया फॉर द सेल। द वर्क एंड स्टोरेज एलिमेंट ऑफ द सेल कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। साइटोप्लाज्म जो है वो काफी बड़ा एरिया है सेल के अंदर, ठीक है। और ये भी जो है स्टोरेज का काम करता है, कि काफी सारी चीजों को जो है स्टोर कर रहा होता है। जैसे राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर आ रही होती हैं। उसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है मेक एंजाइम एंड अदर प्रोटीन, निकनेम प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स जो है इसका मेन काम होता है प्रोटीन बनाना, इसलिए इसको कहते हैं कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैरी करता है मैसेजेस कैरी करता है, या इनके अंदर जो है प्रोटीन जो बन रही होती है राइबोसोम के ऊपर, वो उन प्रोटीन को जो है वो किसी और सब्सटेंस की तरफ लेके जाना है, या किसी और ऑर्गेनेलिस की तरफ लेके जाना है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि ये ट्रांसफर करता है उस प्रोटीन को। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है उसको कहते हैं कि सारे केमिकल जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना वो इसके अंदर होते हैं। इसलिए इसको नाम भी दिया गया है कि ये केमिकल प्रोसेसिंग या फिर पैकेजिंग सेंटर है, कि सारे मालिक्यूल जो हैं इधर आके इकट्ठे हो रहे होते हैं। जो भी प्रोटीन बन रही होती है यहाँ पे बैग्स बनते हैं, और या वेसिकल्स बनती हैं छोटी छोटी, तो उनको कहते हैं कि ये पैकेजिंग सेंटर है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria involved in cellular metabolism and respiration. मेरा Provide कोई लगा हुआ कोई रोला। जी।
मुझे आपकी आवाज नहीं आई। चले, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स है, ये एनिमल्स प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी है। एंड इज प्लेस वेयर कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिलीजिंग केमिकल रिएक्शंस अकर कंटिन्यूअली, निकनेम पावर प्लांट है। कि ज्यादातर एनर्जी रिलीजिंग जो है सारे केमिकल रिएक्शंस मेन यहीं पे हो रहे होते हैं, और ये फिर केमिकल रिएक्शन के बाद जो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं कि पावर प्लांट है, सारी एनर्जी यहीं से रिलीज हो रही होती है। लाइसोसोम्स होता है कि डाइजेशन के लिए फूड को तोड़ना और उसको बाद उसको जो है डाइजेस्ट कर देना, या लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, जो है फूड के कंपाउंड को तोड़ना। तो इसलिए इसको कहते हैं कि डाइजेस्टिव बैग है। उसके बाद है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल। सेल की डिवीजन में हेल्पफुल है। सेंट्रियोल जो है इसका कोई मेन काम नहीं है, बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनेले होता है सेल के अंदर। उसके बाद है सीलिया। सीलिया जो है हेयर लाइक प्रोसेसेस होते हैं। सीलिया जो है सारे सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते, बहुत कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर सीलिया होते हैं, और ये हेयर लाइक प्रोसेसेस होती हैं दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स। जो है एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर से सीलिया निकलते हैं। हेल्प प्रोपल म्यूकस डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं कि ये प्रोटेक्शन देते हैं कि कोई चीज डस्ट पार्टिकल वगैरह जो है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा सांस लेने का जो अमल है, उसके अंदर जो है वो इंटर ना हो। एपिथेलियल सेल्स नोज में भी पाए जाते हैं, ताकि जो वो हेयर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर गुजरने नहीं देते। उसके बाद है फ्लेजेलम। फ्लेजेलम टेल होती है। ये भी उसी सीलिया की तरह ही एक धागा नुमा साख्त है, जिसको हम टेल कहते हैं, कि उस सेल के अंदर से निकलती है, ऑफ द स्पर्म दैट एनेबल फ्रॉम द स्पर्म टू स्विम और मूव टुवर्ड द ओव्यूम। और ये जो स्पर्म सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर फ्लेजेलम होता है या फ्लेजेला होता है, और ये फ्लेजेला क्या करता है कि स्पर्म को मूव करता है। मेल जो स्पर्म होता है उसको ओव्यूम एग जो फीमेल के अंदर जो है उसको ट्रांसफर करने में। उसके बाद है न्यूक्लियस। कंट्रोल एवरी ऑर्गेनेल इन द साइटोप्लाज्म contain the genetic matter necessary for cell reproduction as well as control over activity within the cell cytoplasm। मेन जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और वो डीएनए ही सारी एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। जो जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिविटी होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, और बाकी ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्जी अपरेटस था, ये सारे होते हैं। तो उन सब की जो एक्टिविटी को संभाल रहा होता है ना, वो न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, वो सेल की वजह से हो रही होती है, सॉरी न्यूक्लियस की वजह से हो रही होती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल्स। दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, प्रो कहते हैं कि बिफोर को, और कैरियोन्स कहते हैं न्यूक्लियस को। कि जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जो जिन सेल्स के अंदर, उसको कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स है। न्यूक्लियस जो है उनके अंदर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर में नहीं होता। तो इसकी जो है उसका जो बताया हुआ है कि कितना होता है, तो ये 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। बहुत ही कम वेट होता है इसका। लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, इनके जो है मतलब ऑर्गेनेलिस का जो है मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह इसके अंदर नहीं होती है। और ये अर्लीस्ट सेल टाइप है, कि बहुत पहले जो बना था सेल वो प्रोकैरियोट्स था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके अंदर एवोल्यूशन होती गई और वो यूकैरियोट बनना शुरू हो गया। उसके बाद यूकैरियोट सेल जो है, यू मतलब ट्रू और कैरियोन्स मतलब न्यूक्लियस, कि जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक्स। और आर्चिया जो है इसको जो है प्रोकैरियोट्स कंसीडर किया जाता है। इसके बारे में बहुत कम थ्योरीज हैं। ये भी उसी की तरह ही होता है, प्रोकैरियोट की तरह। इसका जो है वेट 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है।
और इसमें भी जो है मेम्ब्रेन जो है नहीं होती है। यूकेरियोट्स के इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन होती है, वो स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर पूरा बना रहा होता है जो यूकेरियोटिक सेल है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं और जो आर्चियां हैं, ये जो है इनके अंदर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, और दूसरा है कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता है। और ये यूजली लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, जो है कि बहुत ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है, या जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर लो हो सकता है, तो ये ऐसे इलाकों पर भी जो है ये आर्चे सरवाइव कर जाते हैं। उसके बाद है प्रो करेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक सेल के। तो सबसे पहले कि इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन इसको बाहर से बाउंड नहीं कर रही होती मेम्ब्रेन। डीएनए नॉट इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन बाउंड इन न्यूक्लियस। यहाँ पे यही क्वेश्चन जो है मेन अराइज होता है कि जब प्रोकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं, ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो फिर डीएनए कहाँ से आता है न्यूक्लियस के अंदर? तो इसका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही घूमता रहता है, वो एक मेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। और डीएनए इज लोकलाइज इन न्यूक्लियोइड रीजन, के न्यूक्लियोइड रीजन है वहां पे जो है डीएनए फिरता रहता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता इसके लिए स्पेशल जिसमें ये हो। उसके बाद जो है ये सर्कुलर क्रोम, इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो सर्कुलर क्रोमोसोम है। डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है, डीएनए उसके साथ जो है, इसका डीएनए उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, और जो है ये बाइनरी फिशन के जरिए इसकी डिवीजन होती है। वो बाकी जो हमने पढ़ा था कि यूकेरियोट जो सेल होते हैं ना, उनकी जो डिवीजन होती है वो होती है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो है प्रोकैरियोट्स जो हैं, इनकी जो डिवीजन होती है वो बाइनरी फिशन के जरिए इनकी जो है रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद ये ज्यादातर स्मॉलर होते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं देन यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट सेल जो है वो स्मॉलर होगा क्योंकि उसके अंदर ना तो ट्रू न्यूक्लियस है, और इनकी जो डिवीजन होती है वो भी बाइनरी फिशन के जरिए होती है, और ये स्मॉलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके अंदर ये होता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर दिखाई हुई है प्रोकैरियोटिक सेल की। यूकेरियोटिक सेल के अंदर टू न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है उनके सेल के अंदर। और जो है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है कि बाहर एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है जो उसको बाउंड कर रही होती है। इसके अलावा डीएनए जो है वो लीनियर क्रोमोसोम होता है। जो प्रोकैरियोट था उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो सर्कुलर क्रोमोसोम्स थे, लेकिन यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो है लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आउटर बाउंड्री जो होती है उसको कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है। एक्सेप्ट इन प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल होते हैं उनके साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जो है ना सेल वॉल भी होती है, और वो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और जो एनिमल सेल होते हैं उनके जो है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। और सेल मेम्ब्रेन इनसाइड वॉल्स, सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट के सेल के अंदर होती है। सम है फ्लेजेला सीलिया फॉर मूवमेंट, और कुछ सेल होते हैं जिनके अंदर फ्लेजेला सीलिया होता है, और बाकी जो अदर सेल होते हैं उनके अंदर फ्लेजेला और सीलिया नहीं होते। उसकी एक आगे एग्जाम्पल बताई गई है। ये फंजाई है प्लांट यूकेरियोटिक सेल की, ये फंजाई है प्लांट हैं और एनिमल है। ये आगे जो है उसकी स्ट्रक्चर भी दिखाई हुई है प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकेरियोटिक सेल की। यूकेरियोटिक जो सेल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और प्रोकैरियोटिक जो है वो एज कंपेयर यूकेरियोट के बहुत ही सिंपल सा सेल है। उसके बाद उसका आगे डिफरेंस बताया हुआ है, ये आप लोग देख लेना, सारा जो अभी मैंने पढ़ाया है वही सारा डिफरेंस है। उसका साइज के बारे में बताया हुआ है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह डीएनए सर्कुलर है, लीनियर है। और राइबोसोम के अंदर जो है वो स्मॉलर होता है, उसके अंदर राइबोसोम जो है वो 70 एस जो है सब यूनिट होते हैं, और उसके अंदर 80 सब यूनिट्स होते हैं। इसके अंदर कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता कि सेल का कोई स्केलेटन हो, या मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। लेकिन जो यूकेरियोटिक होता है उसका साइटोस्केलेटन होता है। उसकी जो मोटिलिटी बाय रिजिड रोटेटिंग फ्लेजेलम मेड ऑफ फ्लेजेलिन, इसका जो फ्लेजेला है वो बना फ्लेजेलिन का बना होता है, और उसका जो सीलिया या फ्लेजेला जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो बाइनरी फिशन के जरिए होती है जो प्रोकैरियोटिक है। बाकी जो यूकेरियोटिक है इनके अंदर माइटोसिस, मेयोसिस, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो रही होती है।
उसके बाद डिफरेंस बताया हुआ है एनिमल का और प्लांट सेल का, कि एनिमल सेल्स जो हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, लेकिन प्लांट सेल जो हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं। प्लांट का जो सेल होता है वो बड़ा होता है एनिमल सेल की निस्बत। सेल वाल जो है एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के अंदर होती है। ये हमारी मीटिंग थोड़ी देर बाद जो है वो बंद हो जाएगी, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना। उसके बाद है कि इसके अंदर प्लास्टिड जो है एनिमल सेल के अंदर, वो प्लास्टिड जो है वो ऑर्गेनेलिज है। जैसे हमने पढ़ा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी apparatus हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इस तरह से प्लास्टिड भी एक ऑर्गेनेलिज है, जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होता लेकिन प्लांट सेल के अंदर होता है। वैक्यूल्स आर मैनी एंड स्मॉल। इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल के अंदर वो छोटा होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है ना उसका वैक्यूल, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जो है पूरी सेल के अंदर वैक्यूल होता है, लेकिन इसलिए न्यूक्लियस भी उनके सेंटर में होता है। लेकिन एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता और साइड पे छोटा सा वैक्यूल होता है। इसी तरह सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स गोल्जी apparatus, इसका जो गोल्जी apparatus है एनिमल सेल का वो सिंगल है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लेकिन जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर जो है ये काफी जो है फ्यू है जो गोल्जी apparatus हैं, सिमिलर यूनिट्स हैं, बहुत ही कम में। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हैं वायरस के। वायरस कंसीडर किया जाता है कि ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग तब होता है जब ये इन्वायरमेंट के अंदर होता है, लेकिन जब ये किसी होस्ट में चला जाता है तो ये वहां पे जाके जो है वो लिविंग हो जाता है और वहां पे आगे अपनी डिवीजन शो करना कर देता है। जैसे कोरोना एग्जाम्पल ले लो, कि अगर वो इन्वायरमेंट के अंदर होगा तो उसकी डिवीजन नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर चला जाता है, किसी इंसान के अंदर चला जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए, तो वहां पे उसकी डिवीजन फौरन से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये आगे वायरस की स्ट्रक्चर बताई हुई है, ये आप लोगों ने नहीं करनी है, काफी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद जो है ये थोड़े यूनिट बताए हुए हैं कि 1 मीटर जो है वो 39.4 इंचज के बराबर है, और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स में है, इस तरह से 1 मिलीमीटर जो है वो 1000 माइक्रोमीटर्स में है। ये आप लोग देख लेना।